राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने HBTU के स्थापना समारोह में लिया भाग। स्मारक सिक्के और डाक टिकट का किया विमोचन। संस्थान के नए भवनों का किया लोकार्पण। कृषि कानून वापसी पर लगी केंद्रीय कैबिनेट की मुहर। प्रदेश के किसानों ने किया स्वागत। कहा, प्रधानमंत्री पर भरोसा, शीतकालीन सत्र में वापस हो जाएगा कानून। उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय जेवर एयरपोर्ट की आज प्रधानमंत्री रखेंगे आधारशिला। गौतम बुद्ध नगर में बनने वाला यह एयरपोर्ट प्रदेश के विकास को देगा गति। और कांग्रेस को एक और झटका। रायबरेली सदर से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने थामा भाजपा का दामन। आजमगढ़ से वंदना सिंह ने भी ली भाजपा की सदस्यता। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। कानपुर में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय यानी HBTU के स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर हो रहे कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने स्मारक सिक्के, डाक टिकट का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने संस्थान के 100 वर्षों की उपलब्धियों को संरक्षित करने के लिए बनाए गए टाइम कैप्सूल, शताब्दी स्तंभ, शताब्दी द्वार व अन्य नए भवनों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जब मैं कानपुर आता हूं तो मुझे अपना विद्यार्थी जीवन याद आता है। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए HBTU द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका लाभ भावी पीढ़ी को मिलेगा। देवियों और सज्जनों, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के शताब्दी वर्ष समारोह में सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। कानपुर के किसी भी शिक्षण संस्थान में जब मैं आता हूं तो मेरे मन में अपने विद्यार्थी जीवन की स्मृतियां ताजा हो जाती हैं, क्योंकि मेरी शिक्षा भी कानपुर में हुई। जिस क्षेत्र में आप अपने जीवन निर्माण के आरंभिक वर्ष बिताते हैं, उस स्थान से विशेष लगाव का होना स्वाभाविक भी है। आपके संस्थान के शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर मैं विश्वविद्यालय की विकास यात्रा में योगदान देने वाले सभी कुलपतियों और अधिकारियों, वर्तमान तथा पूर्व शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। आपके संस्थान का गौरवशाली इतिहास 20वीं सदी के आरंभ से ही भारत में हो रहे औद्योगिक विकास से जुड़ा हुआ है। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड तथा इंडस्ट्रियल हब के रूप में कानपुर को जो प्रसिद्धि मिली, उसके पीछे आपके संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई टेक्नोलॉजी और मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि राष्ट्रपति उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर गंभीर हैं। संस्थान के 100 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने संस्थान परिवार को अपनी शुभकामनाएं दी। शिक्षा का जीवन में बड़ा महत्व है और भविष्य के सभी ताले इसी शिक्षा रूपी चाबी से खुलते हैं। वर्ष 1921 में स्थापित यह संस्थान इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के केंद्र के रूप में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। देश के नवनिर्माण में विश्वविद्यालयों, शिक्षकों और विद्यार्थियों की अहम भागीदारी होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिना शिक्षा के कोई देश प्रगति नहीं कर पाएगा। प्रगति के द्वार शिक्षा रूपी चाबी से ही खुलते हैं। मुझे खुशी है कि विश्वविद्यालय युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है तथा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद में भी अपना योगदान दे रहा है। उच्च मानदंडों एवं गुणवत्ता परक शिक्षा का केंद्र होने से क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। इसका श्रेय यहाँ के प्रबुद्ध शिक्षक वर्ग व सशक्त एल्यूमिनाई को जाता है। इतना पुराना संस्थान होने के कारण
यहाँ के एल्यूमिनाई अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के शीर्ष स्थानों पर पहुंचकर उन कंपनियों तथा देश के औद्योगिक विकास में अपनी अहम भूमिका निभाने के साथ ही युवाओं को रोजगार प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। 19 तारीख को गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था और अब सरकार ने इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। संसद के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। इस फैसले का देश भर के किसानों ने स्वागत किया है। कृषि कानून रद्द करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बुधवार को पहला कदम उठा लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तीनों कृषि कानूनों की वापसी वाले विधेयक को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की औपचारिकता को पूरा कर लिया है। ये तीनों कृषि कानून, जिसमें पहला कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है, दूसरा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 व तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को, इन तीनों को ही वापस लेने की उन्होंने उस समय घोषणा की थी। जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। अब 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहले संसद के किसी सदन में इन कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल पास होगा और इसके बाद दूसरे सदन में भी इसे पास कराया जाएगा। दोनों ही सदनों से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद विधिवत ये कानून खत्म हो जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। तीनों कृषि कानून वापस लेने के फैसले पर देश भर के किसानों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। किसानों ने जहां एक ओर इस फैसले का स्वागत किया तो वहीं केंद्र सरकार की किसान केंद्रित योजनाओं पर खुशी भी जताई और आंदोलनकारी किसानों को अब वापस घर लौटने की सलाह दी है। हमें बहुत खुशी है कि जो ये कानून कृषि कानून था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने वापस ले लिया। तो अब हम चाहते हैं कि किसान जो है अपना आंदोलन वो ख़त्म करें और अपने अपने घरों में जाएं, अपना कारोबार करें। इसके लिए हमें सब ने मिलकर प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मोदी सरकार ने जो ये 3 कानून वापस लिए हैं, मेरा किसानों से अनुरोध है कि इनको खोला जाए ताकि आम आदमी को यहाँ से निकलने बढ़ने में कोई परेशानी ना हो। मैं जो किसान भाई इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, जितनी भी जथेबंदियां हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि वो सारे ही इस आंदोलन को खत्म करके वो अपने काम धंधे में लगें। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सोच विचार करके और किसान हित में फैसला लेते हुए उक्त कानून को वापस लिया है। हम लोग खुश है, संतुष्ट है उनके कृषि कानून वापस लेने से। केंद्रीय सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये जो कृषि बिल को प्रत्याहार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी किसानों की मांगों पर विचार करके तीनों ही कृषि कानून वापस ले लिए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, वह स्वागत योग्य है। आंदोलनरत किसान को वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने किसान हित में निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 19 नवंबर की सुबह 9 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी और कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही उस ऐलान के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन सवाल ये बरकरार है कि सरकार की पहल के बाद क्या आंदोलनकारी किसान शांतिपूर्वक घर वापस लौटेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने के कैबिनेट में लिए गए निर्णय का नोएडा के किसानों ने स्वागत किया है।
गौतम बुद्ध जनपद के किसान प्रसन्न हैं और प्रधानमंत्री की सराहना कर रहे हैं कि उन्होंने किसानों के विरोध को आत्मसात करते हुए इन कानूनों को वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री ने यह बताने का प्रयास किया है कि भले ही ये बिल किसानों के हित में रहे हों, लेकिन देश में विरोध करने वालों का पूरा सम्मान है, इसलिए कानून को वापस लिया गया। किसानों ने आंदोलनकारियों से आंदोलन वापस करने की अपील की है। ये तो किसान के हित में है। सरकार ने तीनों कानून दिए हैं और इसमें तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है जो सरकार ने सोच समझ के लिया है, ताकि ये देश विरोधी जो ताकतें हैं वो रुक जाएं और ये फैसला किसानों के हित में भी है। तो मोदी जी ने वास्तव में ही बहुत अच्छा काम किया है। इस पर क्या कहना, इसका कहना सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। ये कृषि कानून जो वापस लेकर के अच्छा काम किया है। हम तो ये अपील करते हैं किसान भी अपने घर को जाए। अच्छी बात है, अपना फैसले को स्वागत करते हैं। कृषि कानूनों के वापसी के फैसले का हापुड़ के किसानों ने भी स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने कृषि कानूनों को वापस लेने की औपचारिकता पूरी करने के किसान इस कानून की वापसी को लेकर आश्वस्त हैं। सदन में इस कानून की वापसी पर चर्चा होनी अभी शेष है। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद किसान प्रसन्न हैं कि सरकार ने किसानों की बातों को गंभीरता से लिया है, जिसके कारण कृषि कानून वापस हुए हैं। पुर के रहने वाले हम खेती करते हैं। ये जो कृषि कानून जो है सरकार उल्टे लिए बहुत अच्छे हैं और हम अपील करते हैं जितने किसान हैं अपने अपने घर को जाएं। जो ये मोदी जी ने जो अपना कृषि जो कानून वापसी लिया है बहुत अच्छा किया है। ये किसानों के हित की बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं ये अपील करूंगा कि सभी किसान भाई इसका समर्थन करें। ये जो सरकार है बहुत अच्छे काम कर रही है, वो लोग समझ नहीं रहे इस बात को, इन्हें घर वापस चले जाना चाहिए। मोदी जी ने और योगी जी ने कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान करा है, चाहे मंडी समिति का प्रोग्राम हो, चाहे एमएसपी का हो और चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। यानी कि किसानों को 6,000 रुपये अनुदान राशि, ठीक है ना, और उसके बाद में किसानों को खाद, डाई, जिंक, जो भी किसानों की पेस्टिसाइड है, सबके बारे में मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करा। अब जो किसान भाई हमारे वहाँ धरना दे रहे हैं, सरकार ने बिल भी वापस ले लिया है ये कृषि कानून वाला, तो अब इन्हें अपने अपने घर चला जाना चाहिए। भारत का पहला नेट जीरो एमिशन हवाई अड्डा, पहला ऐसा हवाई अड्डा जहां एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो केंद्र होगा। जी हां, ये होगा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बनने वाला हवाई अड्डा। क्या होंगी इस एयरपोर्ट की विशेषताएं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक राज्य और 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में जुड़ रहा है एक और स्वर्णिम अध्याय, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। विमानन के क्षेत्र को और मजबूत बनाने और भविष्य की जरूरतों के अनुकूल तैयार करने की दिशा में ये एक अहम कदम है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के साथ इसमें लगभग 34 से लेकर 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा। 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होंगे। 2024 में यह एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का यह 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। दरअसल ये एयरपोर्ट बताता है कि न्यू इंडिया में विकास का सफर कैसा रहने वाला है और विकास का मॉडल किस तरह से तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा। आपको बताते हैं इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्या होगी खास बातें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव को कम करने में इस एयरपोर्ट से मदद मिलेगी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद सहित शहरी आबादी और पड़ोसी इलाकों को इसका फायदा मिलेगा। पहले चरण के निर्माण के बाद हवाई अड्डे की क्षमता वार्षिक रूप से 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की हो जाएगी।
एयरपोर्ट के आगमन से ही इंडस्ट्री के तमाम क्लस्टर्स यहाँ आए। करीब 12 से नई इंडस्ट्रीज आ गई हैं। फिल्म सिटी आ रही है, लॉजिस्टिक पार्क आ रहा है, हेरिटेज कॉरिडोर आ रहा है, टॉय पार्क आ रहा है, एक मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भारत सरकार ने अनुमति दी है। इस सब के पीछे जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो जेवर एयरपोर्ट है। पहली बार भारत में कोई ऐसा हवाई अड्डा बन रहा है जहां एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो केंद्र होगा और ध्यान लॉजिस्टिक संबंधी खर्चों और समय की बचत पर भी होगा। डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन होगी, जिसे बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन किया जाएगा। औद्योगिक उत्पादों के निर्बाध आवागमन की सुविधा के जरिए ये हवाई अड्डा क्षेत्र में भारी निवेश को आकर्षित करने, औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, उन्होंने जेवर की तरफ मोड़ा सारे निवेशकों को और यहाँ एयरपोर्ट को मंजूरी दिलाकर वो मुकाम और कामयाबी हासिल की जिसकी पूरे उत्तर प्रदेश को बहुत दिनों से इंतजार था। नोएडा और दिल्ली को निर्बाध मेट्रो सेवा के जरिए जोड़ा जाएगा। आसपास के सभी प्रमुख मार्ग और राजमार्ग जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तथा अन्य हाईवेज भी हवाई अड्डे से जोड़े जाएंगे। हवाई अड्डे को प्रस्तावित दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल से भी जोड़ने की योजना है, जिसके कारण दिल्ली और हवाई अड्डे के बीच का सफर मात्र 21 मिनट का हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट आ ही रहा है, बड़ी खुशी की बात है। मोदी जी, योगी जी सही काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट से यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बहुत ज्यादा लोगों की जो बेरोजगारी थी वो खत्म होगी। ये भारत का पहला नेट जीरो इमिशन हवाई अड्डा होगा। हवाई अड्डे की डिजाइन बनाने में इस बात का ध्यान रखा गया है कि परिचालन खर्च कम हो तथा निर्बाध और तेजी से यात्रियों का आवागमन हो सके। हवाई अड्डे में टर्मिनल के नजदीक ही हवाई जहाजों को खड़ा करने की सुविधा होगी, ताकि उसी स्थान से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन में आसानी हो। इसके कारण हवाई अड्डे पर हवाई जहाज जल्दी से काम पर लग जाएंगे तथा यात्रियों का आवागमन भी निर्बाध और तेजी से संभव होगा। फतेहगढ़ स्थित राजपूत रेजिमेंट के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करियप्पा ग्राउंड में सैनिकों ने निरंतरता ड्रिल परेड में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पूर्व थल सेना अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, लेफ्टिनेंट गवर्नर सीपी मोहंती समेत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक अफसरों ने भाग लिया। बैंड पर बजती देशभक्ति की धुन ने सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर राजपूत रेजिमेंट के कमांडेंट ब्रिगेडियर इंदर परमार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस रेजिमेंट ने देश की सुरक्षा के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई विजय भारत की झोली में डाल दी। इसका गौरवशाली इतिहास है जिस पर देश को गर्व है। समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कन्नौज में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि दोनों सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। राजनीति में बढ़ती मुलाकातों पर बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राजनीति में निजी मुलाकातों का हर समय राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए। उर्वरक खाद की कमी नहीं है, किसान इसको लेकर परेशान न हों। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के समय में यमुना एक्सप्रेसवे बना, वो प्रदेश के काम आ रहा है। योगी सरकार के समय में बने एक्सप्रेसवे भी प्रदेश को गति देंगे। हमेशा आपस में किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात होती रहती है। उसका हर मुलाकात का कोई अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। कभी कभी सामान्य मुलाकातें भी होती हैं और इसलिए रही बात, जैसे माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में से हैं। ममता बनर्जी से मुलाकात उनका औपचारिक भी हो सकता है। वो पार्टी से हट के बहुत बड़े विद्वान भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की मुलाकात को बहुत ही सामान्य तौर पर ही लिया जाना चाहिए, न
गूढ़ अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। विकास के मुद्दे पर हम लगातार चुनाव में जनता के बीच में जा रहे हैं। विकास आज चतुर्दिक दिखाई भी पड़ रहा है और स्थापना के बड़े पैमाने पर काम भी हो रहे हैं। आज भी अगर सड़क को ही लिया जाए तो अति महत्वाकांक्षी हमारी योजनाएं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन हुआ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बड़ी तेजी के साथ अभी निर्माणाधीन है, गंगा एक्सप्रेसवे वो भी तेजी के साथ निर्माण चल रहा है। अभी इसी 25 तारीख को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। 1 महीना भी अभी पूरा नहीं हुआ कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है। तो इस तरीके से वो विकास का मुद्दा, जिस विकास के मुद्दे पर हम लगातार जनता के बीच में जाते रहे, उसी मुद्दे के साथ फिर जाएंगे। और जिस तरीके से 2014, 2017, 2022, 2019 में विजय परचम लहराते रहे हैं, उसी प्रकार से 2022 में भी विजय परचम लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांवों को सुविधा देने और उन्हें शहरों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है। बरेली शहर से गांवों को जोड़ने के लिए कई ऊपरगामी सेतु का निर्माण कराया गया है, जिससे कम समय में शहर पहुंचना संभव हो सकेगा। बरेली से सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने इन पुलों को जनता को समर्पित करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि गांव और शहर की दूरी कम की जा सके, गांव को भी शहर की तरह आवागमन की सुविधा दी जा सके, जिससे गांव का भी समुचित विकास हो। शिलान्यास का कार्य हो रहा है, एक यहाँ पर, दूसरा एक शाही के पर, एक तीसरा एक और बड़ा काम हो रहा है जो बिल्कुल कलेक्टरगंज के सामने एक गौतारा गांव के पास हो रहा है। आप यहाँ पर मौजूद हैं। ये बरेली का एक किनारा है, शीशगढ़ एक क्षेत्र होता है, पर यहाँ से बरेली पहुँचने में आपको मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकार कितनी चिंतित है और किस प्रकार के विकास के कामों में गति दे रही है। और अब इस बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने HBTU के स्थापना समारोह में लिया भाग। स्मारक सिक्के और डाक टिकट का किया विमोचन, संस्थान के नए भवनों का किया लोकार्पण। कृषि कानून वापसी पर लगी केंद्रीय कैबिनेट की मुहर। प्रदेश के किसानों ने किया स्वागत, कहा प्रधानमंत्री पर भरोसा, शीतकालीन सत्र में वापस हो जाएगा कानून। उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय जेवर एयरपोर्ट की आज प्रधानमंत्री रखेंगे आधारशिला। गौतम बुद्ध नगर में बनने वाला यह एयरपोर्ट प्रदेश के विकास को देगा नई गति। और कांग्रेस को एक और झटका, रायबरेली सदर से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने थामा भाजपा का दामन। आजमगढ़ से वंदना सिंह ने भी ली भाजपा की सदस्यता। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त हुआ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।